दोस्तों, मैं ललित मोहन शर्मा आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10 की फर्स्ट पोयम, जिस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट से और लिसनर से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, मेरे चैनल विजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें और आपकी स्क्रीन पर जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रही है उसको हिट करें ताकि मेरे सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पोयम क्लास 10 की द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी एक ऐसी पोयम जो हमेशा हमें रियलिस्टिक हमारी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारी वुमेन्स हैं, वुमेन्स यानी हमारी जो शगुन या अपशगुन से जुड़ी बातें हैं जो हमने अपने आप ही ब्रिंग कर रखी हैं, एक सेटल कर रखी है लाइफ के अंदर, उसके ऊपर अपनी कुछ बातें डाल करके ये बताने की कोशिश की है कि वो वुमेन्स कभी हमारे लिए हमेशा खराब होती हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी भी हो सकती हैं। इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस बात पर ज़्यादा प्रेशर दिया है कि ह्यूमन बींग्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लगातार सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशनली वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन लगातार चलती चली आ रही है, वो इसमें उसको हिट कर सकें, वो बता सकें कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये चेंजेस समय समय पर बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स ने उसको स्वयं ही अपने लिए बना रखा है, सोच रखा है। ओमस का मतलब आप लोग जानते हो, जैसे कई बार छींक आ जाना, हम सोचते हैं कि जैसे अब छींक आ गई, अब तो आने वाला काम हमारा खराब ही होगा, या रास्ते में जा रहे हैं अचानक से किसी बिल्ली का आ जाना, ये ऐसी ओमस कही जाती हैं। हमारी सोसाइटी में ये मेंटली कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस पोयम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हाईलाइट किया है। शुरू करते हैं द डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मीनिंग। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्ट का मतलब किसी डस्ट से नहीं है, डस्ट का मतलब है फॉल ऑफ, गिरने से, पोरिंग से, यानी कि जो स्नो है बारीक बर्फ है जो नेचर द्वारा फॉल डाउन की जाती है हमारी इस लैंड पर, इस अर्थ पर, उसके गिरने को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। कोई ने स्टार्ट किया, आज जैसे ही वो घर से निकला, एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो, ये दोनों ही इस पोएम के अंदर नेगेटिविटी के इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि पोइट के मन में उस समय कितना सैड है, वो कितना डिस्टर्ब है, उसके पास कितनी नेगेटिविटी है। आज वो एक हेमलॉक ट्री, एक ऐसा पेड़ जो हमेशा नेगेटिविटी को दर्शाता है, बताता है, और वो पॉइजनस है। पोइट ने बताया कि मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और जाने कैसे, ये पोएम में क्लियर नहीं है, जाने कैसे उस पर बैठा हुआ एक क्रो, उसने किसी तरह से एनी हाउ, मे बी कि इट वॉज ट्राइंग टू फ्लाई और मे बी इट वॉज जस्ट फ्लेमिंग द फ्लैप्स, उसके जो पंख हैं कुछ भी उसने करा होगा और उस पेड़ पर जमी हुई डस्ट स्नो उस पर फॉल ऑफ हो गई, यानी पोइट पर गिर गई। और यहाँ से वो पहले से ही काफी डिस्टर्ब था, लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उस पर फॉल डाउन हुई, उस पर गिरी, उसका मूड बदलना शुरू हो गया। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड। यहाँ पर कोई बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना परेशान था, कितने सैड थिंकिंग उसके पास थी, क्योंकि हर जगह उसको केवल सैड दिखाई दे रहा था, क्रो दिखाई दे रहा था। आप जानते हो हमारी सोसाइटी में क्रो का देखा जाना अच्छा नहीं माना जाता। हेमलॉक ट्री भी अपने आप में नेगेटिविटी को शो करता है क्योंकि वो पॉइजनस होता है, कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट भी बिटर होता है, पसंद नहीं आता। ये दोनों ही नेगेटिव शो बताते हैं कि पोइट का मूड भी काफी सैड है। सेकंड स्टैंजा में उसने बताया कि उसका मूड इस ओमन से जो उसके सामने हुई, उससे सोच लिया कि अब अगर मैं और आगे गया तो हो सकता है कुछ और बुरा होता, लेकिन जो क्रो और हेमलॉक ट्री से गिरने वाली स्नो है, उसने कहा कि अब मैं आगे ना जाकर से मुझे इंडिकेट कर दिया है कि मुझे अब आगे नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से वो वहीं पर रुक गया। लास्ट सेंटेंस में हमें
वर्ड यूज किया गया है र्यूड। र्यूड का मतलब बच्चों होता है वो दुख, वो नेगेटिविटी जो पोइट अपने माइंड में लेकर चल रहा था। उसे कहा कि मैंने अब आगे जाने की बजाय एक्सेप्ट ऑफ गोइंग अहेड आई शुड सेव अ पार्ट ऑफ माय डे, मुझे अपने दिन का बचा हुआ पार्ट बचा लेना चाहिए। और यहां से पोइट अपने वापस अपने घर की ओर लौट गया, क्योंकि वो मानता है कि मुझे जो ओमन क्रो के द्वारा, हेमलॉक के द्वारा बताया गया कि मैं अगर आगे गया तो अभी तक तो मेरा जो भी मूड चल रहा था वो अब और खराब ना हो, इसलिए मुझे यहां से अपने घर लौट जाना चाहिए। तो ये थी हमारी पोएम बच्चों डस्ट ऑफ स्नो। अब बात करते हैं इस पोएम के अंदर आने वाली डिवाइसेस। मैंने आपको बताई यहाँ पर इसकी जो डिवाइसेस हैं, पहली है एनजैबमेंट। एनजैबमेंट क्या होता है बच्चों? आप इस पोएम को देखेंगे तो इस पोएम के अंदर जैसी ये स्टार्टिंग हुई, इस पोएम पर कहीं पर भी स्टार्टिंग के बाद फर्स्ट स्टैंजा में टिल द एंड ऑफ फर्स्ट स्टैंजा ना तो कॉमा आया है और ना ही कोई फुल स्टॉप आया है। दिस इज द एनजैबमेंट। जब किसी स्टैंजा का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई कॉमा ना हो तो हम उसको एनजैबमेंट कहते हैं। सेकंड डिवाइस है बच्चों हमारा एलिट्रेशंस। एलिट्रेशंस क्या हुआ करता है? आप देखिए, हम लोग जब पोएम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स पाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स पाते हैं जो अपने आप में सेम क्लोजली रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे कि पोएम के अंदर भी आप देखोगे वर्ड आया है हैज एंड हार्ड, दोनों क्लोजली एक दूसरे के साथ साथ हैं। बीच में एक वर्ड और भी है लेकिन नो इशू बिकॉज बोथ आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो दिस इज एच एंड दिस इज एच, सो इट इज कॉल्ड द एलिट्रेशन। हमारे सेकंड स्टैंजा के अंदर वर्ड यूज किया गया है, उसी में यूज किया गया है सेम एंड सम। हियर एस एंड एस, तो ये दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ रैपिडली एक दूसरे क्लोजली रखे गए हैं जो पोएम के अंदर एलिट्रेशंस को शो करते हैं। ये हमारी सेकंड डिवाइस है। नाउ आवर थर्ड राइमिंग स्कीम्स इसके अंदर आई हैं। आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, वहां पर आप पाएंगे कि सेम साउंड के वर्ड्स हैं, सेम साउंड की एंडिंग है। तो वहां पर और उसी तरह से सेकंड और फोर्थ के अंदर भी आप देखेंगे सेम एंडिंग है, सेम साउंड है। सो दैट इज द ए बी। ये फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हुई। अब आप सेकंड स्टैंजा में देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंजा की जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, एंडिंग है, both are the same like the second and the fourth. So it is the second stanza, so we will call it CD. This is the rhyming schemes. हमने पढ़ी ये डिवाइसेस जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो में कंप्लीट की थी। अब आप देखिए इसके अंदर पोएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पोइट ने बताया है कि किस तरह से उसका सैड मूड धीमे धीमे कन्वर्ट हो गया टू बी द नॉर्मलाइजेशंस, यानी कि अब वो आगे खराब नहीं करना चाहता था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पोइट का मूड कैसे चेंज हो गया और उसके मूड में किन किन बातों का इंटरेक्शन हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि पोइट काफी सैड था, लगातार उसके सामने क्रो और हेमलॉक ट्री की पिक्चर थी, फोटो थी, वो उसके अंदर स्टे कर रहा था जो नेगेटिविटी को शो करता है। लेकिन ओमन यानी कि उसके साथ होने वाले जो हैपनिंग्स थी उन्होंने उसके मूड को बदल दिया। सेकंड इसके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी थीम। पोएम की जो थीम है मैंने आपको बताई है कि उसकी जो थीम है वो हमारी सोसाइटी की जो ओमेंस हैं वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं नेगेटिविटी के लिए या फिर पॉजिटिविटी के लिए। लेकिन नहीं, कई बार नेगेटिव थिंग्स भी हमें पॉजिटिव थिंग्स में चेंज कर देनी चाहिए, जैसे कि पोइट के साथ हुआ कि जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो फॉल ऑफ थी फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, बट नाउ इट इज आल्सो पोइट जस्ट टेकिंग इट इज द नेगेटिव थिंग इज जस्ट गिविंग द इंडिकेटर दैट he should not not lose the next part of the day and it should be saved। तो उसने यहाँ पर अपनी लाइफ को, अपने उस डे को सेव कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको उसमें बताए। सो मच थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।